गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद खुशबू एंड आई एम योर फ्रेंड खुशबू शर्मा। सो गाइस, आज की जो हमारी सीरीज़ होगी, मॉक टेस्ट होगा, उसमें आपको 15 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे हर एग्ज़ाम के लिए, आपके जो भी टीचिंग से रिलेटेड है। चाहे आप CTET की प्रैक्टिस कर रहे हो, UP टेट, HP टेट आने वाला है, वो बच्चे भी ये देख सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बहुत ही ईजीली आपको समझ में आएगा। और सुपर टेट मेनली, और सुपर टेट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये मॉक टेस्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो ये मॉक टेस्ट है। 15 क्वेश्चंस हैं और हर तरीके के क्वेश्चन मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है। हिंदी, इंग्लिश, सारे जो भी सब्जेक्ट आपके आते हैं मैंने इसमें सारे इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो बिकॉज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 10 या 15 मिनट्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स दैट। कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है जीन पियाजे द्वारा दिया गया है वो किस तरीके का है। ये देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। वो वाइल्ड लाइफ के लिए और फॉरेस्ट के लिए है। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, मैंने आपको ये एक ट्रिक भी बता रखी है कि आप क्वेश्चन आंसर्स को जो देखते हैं आप उनको क्रॉस करते चलिए। जहाँ पर आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है तो उसे क्रॉस करते चलिए, इससे आपको ईजिली आंसर पता चल जाएगा। ओके, है सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। ठीक है, कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ भी चीज़ है तो वो क्या होती है, सेम रहती है, चाहे वो बाहर से जैसी दिखती है वैसे ही अंदर से होती है। ये बोलने के इसका तात्पर्य है। देन सी है, वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमेटिकली टेस्टिंग हाइपोथेसिस। देन डी है, टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। तो बताइए कौन सा राइट होगा, बताइए। पियाजे का कॉन्सेप्ट है, देखिए पियाजे ऐसा है कि आपको हर कोई भी पेडागॉजी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ तक में आया हुआ है। नेक्स्ट ईयर मैंने CTET का जब एग्ज़ाम दिया था तो जीन पियाजे का क्वेश्चंस आपसे मैथ पेडागॉजी में भी पूछा गया है। तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ओके, तो जीन पियाजे तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा। बताइए, तो मैं इसका आंसर देने से पहले मैं चाहूँगी आप इसकी एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बिकॉज उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। रिफर्स टू द आइडिया दैट सर्टेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of object remain the same even then their outward appearance change. Conservation refers to a logical thinking ability which, according to the psychologist Jean Piaget, is not present in children during the pre-operational stage of their development at age 2 से 7, but develop in the concrete operational stage at age 7 to 11. तो so right answer what is, जो मैंने आपको ये समझाया था कि outward appearance, certain physical properties remain the same even when outward appearance change. ठीक है, कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहती हैं, चाहे हमारा जो आउटवर्ड अपीयरेंस है वो चेंज हो जाए। ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर हैज़ टू टीच, ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। अ टीचर्स हैज़ टू टीच अबाउट कल्चर डाइवर्सिटी इन फूड इन आवर कंट्री टू क्लास 4th स्टूडेंट, विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू टीच दिस टॉपिक। तो इसका कौन सा ऐसा बेस्ट वे होगा टीच करने का इस टॉपिक को, फूड के रिलेटेड है ये। ओके, गिव, तो इसका फर्स्ट ए है, गिव अ प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टेकन बाय द पीपल ऑफ वेरियस स्टेट इन आवर कंट्री। देन है, आस्क स्टूडेंट व्हाट दे हैव ईटन फॉलोड बाय अ डिस्कशन। थर्ड है, आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ फूड टेकन इन देयर फैमिली। सो फ्लैश कार्ड हैविंग पिक्चर ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका ज़रा भी टाइम वेस्ट ना हो, अगर आपको लगता है जल्दी करा रही हूँ तो आपको पता है कि यहाँ इसमें यूट्यूब में आपको ऑप्शन दिया जाता है धीरे स्लो करने का और जल्दी से वीडियो जल्दी देखने का, आपको पता ही होगा, सेटिंग में जाकर आप देख सकते हैं। तो आप उससे सेटिंग कर सकते हैं अपनी उसमें। अगर आपको थोड़ा तेज़ लग रहा है तो आप उसको स्लो मोशन में कर सकते हैं, 0.75 पे भी देख सकते हैं आप। ओके, तो चलिए, सो तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गिव अ प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टेकन बाय द पीपल ऑफ वेरियस स्टेट इन आवर कंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द टीचर व्हाइल टीचिंग EVS इन क्लास। कौन सी प्रॉब्लम फेस करती हैं टीचर EVS की क्लास में। तो लैक ऑफ इफेक्टिवनेस होगा, सेकेंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, थर्ड बोथ A एंड B, या लैक ऑफ प्लेग्राउंड होगा। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी मैंने एक मिनी मॉक टेस्ट करवाया था सुपर टेट का,
तो उसमें भी मैंने ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका होगा बोथ ए एंड बी। ओके, इफेक्टिवनेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्राइटेरियन ऑफ एन आइडियल इवेल्युएशन आर। क्या होता है इवेल्युएशन, आइडियल इवेल्युएशन? वैलिडिटी होगा, रिलायबिलिटी होगा, या फिर ऑब्जेक्टिविटी होगा, या ऑल ऑफ द अबव होगा? बताइए। देखिए इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, वैलिडिटी भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन आर। तो करेक्टरिस्टिक्स, गिफ्टेड चिल्ड्रन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, तो फिजिकल एंड पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, देन मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, देन एजुकेशनल करेक्टरिस्टिक्स, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो उसमें ऑल ऑफ दीज ही होगा, मेंटल भी होगा, एजुकेशनल भी होगा। ओके, तो इसमें देखिए जिस चीज़ में समझाने की ज़रूरत मुझे लगेगी उस चीज़ को मैं समझाऊंगी, जहाँ मुझे नहीं लगेगा समझाने की ज़रूरत है तो वहाँ मैं नहीं समझाने की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वही मिलेगी जहाँ पर मुझे लगता है कि समझाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि आप भी जब आप टीचिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस लेवल पे आके, जिसका आपको पता है कि जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम था, देन अब इस समय अगस्त आ गया है, अगस्त का भी लास्ट चल रहा है, तो आपकी इतनी तैयारी तो मुझे लगती है, इतनी प्रिपरेशन होगी आपकी कि आपको ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत अब नहीं पड़नी चाहिए। ओके, फिर भी अगर आपको ऐसा है कि कुछ चीज़ें समझनी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक इलेबोरेटिव वीडियो बना दूँगी उस टॉपिक पे। ओके, देन देखते हैं द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी इज़ नोन एज। बताइए, द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ के तब देना आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, या मस्कुलर फोर्स होगा। ठीक है, तो हमारी मूवमेंट बॉडी को भी बेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो कौन सा वाला फोर्स होगा? फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर मस्कुलर फोर्स? देखिए राइट आंसर तो मस्कुलर फोर्स होगा, पेशीय बल होगा, बट इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और समझ में आएगा। The force which is required to all activities involving movement or bending of body is known as muscular force, पेशीय बल कहलाता है। The force resulting due to the action of muscle is known as the muscular force. Okay, मसल्स के द्वारा होते हैं इसलिए इसे मसल फोर्स कहते हैं। वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, 20 मार्च। ये रिसेंट का है क्योंकि आपको पता है कि सुपर टेट में करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। देखिए KVS और DT+ भी और करंट अफेयर्स भी ज़रूर आते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। 18 मार्च या फिर नन ऑफ दीज। तो वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। ओके, चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल नॉन प्रोजेक्टेड एड। नॉन प्रोजेक्टेड एड है विजुअल देखने वाला, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, मॉडल्स, या फिर टेलीविजन? बताइए कौन सा होगा? नॉन प्रोजेक्टेड बोल रहा है तो क्या होगा? नॉन प्रोजेक्टेड तो मॉडल होगा ना, फिल्म स्ट्रिप भी प्रोजेक्टेड है, स्लाइड भी एंड टेलीविजन भी। ठीक है, चलिए इसकी ये देख ले जाएं एक्सप्लेनेशन। Visual teaching learning material can be bifurcated into projected and non-projected aids. ठीक है, in slides, film strip and television, image are projected or displayed on a screen and are much nearer to reality than non-projected ones. ठीक है, तो model are non-projected 3-dimension representation of bigger object. Okay, चलिए then next question होता है आपका संस्कृत शिक्षणे मूल्यांकनस्य प्रयोजनमस्ति। क्या होता है? संस्कृत के शिक्षण में मूल्यांकन को प्रयोजन किस तरीके से होता है? उपचारात्मक, विश्लेषणात्मक, या फिर प्रशिक्षणम, या सामान्य शिक्षणम? बताइए। मूल्यांकन, मुझे पता है कि कई लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो देख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। देखिए संस्कृत क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो उपचारात्मक शिक्षण ही तो होगा, मूल्यांकन से अभिप्राय। तो संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन उपचारात्मक शिक्षा का कार्य करता है। ओके, तो राइट आंसर इज उपचारात्मक शिक्षण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं क्योंकि आपको पता है KVS का आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें भी साइंस, कंप्यूटर, संस्कृत सब इंक्लूड होता है, ऐसे ही ये भी सुपर टेट में भी इंक्लूड होता है सब चीज़ें, इसलिए मैंने ये सब चीज़ एक एक दो क्वेश्चन सबके लाने की कोशिश की है इन 15 क्वेश्चन में, इसलिए ये लिटिल मिनी मॉक टेस्ट है आपके लिए। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मैं 150 क्वेश्चंस का भी आपको मॉक टेस्ट कराऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी बनाने की कोशिश करूंगी, जितना हो पाएगा मैं करवाने की कोशिश करूंगी आपकी। ठीक है, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे आप क्वेश्चंस की उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑल डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इज, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सबको समझ में आना चाहिए।
जो कंप्यूटर जिसने नहीं भी पढ़ा है, जिसने 5th 6th में छोड़ दिया, उसको भी पता होगा इतना, ठीक है। तो ऑल डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इज ओनली 2 नंबर 0 and 1, नंबर एंड अल्फ़ाबेट, नंबर अल्फ़ाबेट एंड सिंबल्स लाइक जो ये सिंबल्स दे रखे हैं, नंबर एंड अल्फ़ाबेट ऑफ ऑल लैंग्वेज दैट अपीयर ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। तो इसमें भी फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना इसका राइट आंसर तो यही है, ओनली 2 नंबर 0 and 1। चलिए इसका सॉल्यूशन, एक सेकेंड ना, ओके, ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर सिंपल लर्निंग प्रॉब्लम्स वेयर एज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सर्चेस फॉर द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ दोज प्रॉब्लम दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, जो ये मैंने बोला, दिस स्टेटमेंट हैज बीन सेड बाय, कि किसने बोला है ये स्टेटमेंट? N.E. ग्रॉनलॉन्ड ने, ली क्रॉनबैक ने, J.W. रिंगस्टोन ने, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी एक ना एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर आता ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि राइटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसा राइटर देते हैं जो हमने सुना ही नहीं है। सो चलिए फिर भी इसकी एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दी है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आए ना। Norman E. Gronlund is a famous theorist in assessment and evaluation of teaching. In his book Measurement and Evaluation in Teaching, he discusses the various types of evaluation of teaching student. Okay, तो right answer is N.E. Gronlund. Okay, एक बार इसका जो बोला है उन्होंने वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। Then Meena is a 8 years old girl. She does not like to study. You as a teacher क्या करोगे आप कि उसको पसंद नहीं है स्टडी? तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आना चाहिए। आप एक टीचर हो, आप कैसे बच्चों को समझाएंगे? गिव हर ओरल वर्क, उसको ओरल वर्क देंगे, लीव्स ऑन हियर्स ओन इन द क्लास, या फिर रिक्वेस्ट हर टू स्टडी, रिक्वेस्ट करेंगे आप उससे। डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ स्टडी, तो ये तो बहुत ही ईजी है, आप बताइए बेनिफिट ही बताएंगे उसको स्टडी के, और क्या कर सकते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक शिक्षण विधि का दोष नहीं है? पाठ्यक्रम समय से समाप्त नहीं हो पाता, यह एक रोचक विधि नहीं है, अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त होता है, या फिर व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक शिक्षण विधि का दोष नहीं है? चलिए इसका मैंने पूरा यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए लगाया है, यहाँ पे पूरा चार्ट से ले आई हूँ मैं। आगमनात्मक शिक्षण विधि के दोष है, पाठ्यक्रम समय से समाप्त नहीं हो पाता, यह एक रोचक विधि नहीं है, अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान में ग्रहणशीलता की गति कम होती है, अध्यापक व विद्यार्थी दोनों को ही बहुत अधिक क्रियाएं करनी होती हैं, स्मरण शक्ति का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये आत्म शिक्षण का दोष नहीं है। तो पाठ्यक्रम इसी समय से समाप्त नहीं हो पाता, ये भी नहीं है, यह एक रोचक विधि है, ये भी है, ये वाला आएगा व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ये वाला इसका दोष नहीं है, डी का, डी आएगा। ओके, सो द राइट आंसर इज डी। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जानी चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, संज्ञा भाषा, विदेशी भाषा, या दोनों ए और बी? अब कई लोगों को संज्ञा भाषा नहीं पता होगी, फिर भी इसमें बोथ आएगा, दोनों ए और बी आएगा। चलिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लो। मातृभाषा और संज्ञा भाषा दोनों ही उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जानी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टेड द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू डू सो, और बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच दैम फ्रॉम एन अर्ली एज? दिस क्वेश्चन एसेंशियली हाईलाइट। ओके, तो इसका फर्स्ट है द नेचर नर्चर डिबेट, सेकेंड है द डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज अ मल्टी फैक्टर एबिलिटी, फिर वेदर डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस और डिसकंटिन्यूस वन, द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। बताइए। सो द इसका राइट आंसर होगा ये, द डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज अ मल्टी फैक्टर एबिलिटी। चलिए इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन और देख लें। एज पर द क्वेश्चन लैंग्वेज एक्वायर्ड by the children helps in development of children, since children hear and learn the sound of speech even while they are still in womb. Language learning accelerates once infants are born. This language learning affects cognitive development. Some effects are general. More general development is multi-purpose, which include various things, and language is one of them. Okay, तो right answer क्या हुआ? B. Okay, तो आज के लिए इतने ही थे क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस थे। एक शॉर्ट मॉक टेस्ट है जिसके आप पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आप भी बताइएगा, अपने स्कोर शेयर कीजिएगा कि 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, और इस तरीके के अगर और भी वीडियो जाते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ देखती हूँ कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में जा रहा है।
अगर आपका इंटरेस्ट मुझे लगता है कि ये जो मॉक टेस्ट है इन पे अच्छा आ रहा है तो मैं उसी तरीके की वीडियो आगे भी आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर मुझे लगेगा इस पर रिस्पॉन्स कम आ रहा है तो मैं इस तरीके की वीडियो ना बना के कुछ और ट्राई करूँगी। ओके, तो यही मेरा पर्पस रहता है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें लाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा जो व्यूअर है वो मुझसे क्या चाहता है। क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा मेन मकसद तो टीचिंग से था, क्योंकि मैं चाहती थी अपनी नॉलेज भी आप सबके साथ शेयर करूँ। बट अब जब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब कि आप सब नहीं जुड़ पा रहे हैं मुझसे, तो अब मुझे यहाँ पे यूट्यूब से मेरे को समझ में आया कि हमें अपनी नहीं, सामने वाले की जो व्यूवर्स हैं उनकी सोचनी पड़ेगी कि वो हमसे क्या चाहता है, उसको कैसे वीडियोस हमसे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। तो यही मेरी आपसे एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे से कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी राय मुझे अच्छी लगेगी और मैं उस पर एबल होंगी तो मैं ज़रूर वैसी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी आपको। ओके, चाहे जिससे भी रिलेटेड हो। यूट्यूब टिप्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब से रिलेटेड हो तो मैं यूट्यूब पर बना दूँगी। कोई भी हो, आप अपने सजेशन ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा मुझे। ओके, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग विद खुशबू। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके काफ़ी दोस्त होंगे जो इन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो। ओके, थैंक यू।